हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। आज से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जब हम स्क्रीन पे आपको बड़े स्क्रीन पे एनालिसिस दिखाएंगे, ताकि जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी वो अब मिनिमाइज हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज के सबसे पहले न्यूज के साथ। पहला न्यूज है, इज इट टाइम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस खत्म हुए हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, नई गवर्नमेंट जो है, नए प्राइम मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, कल उन्होंने ओथ लिया। तो अभी इलेक्शंस के बारे में, इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना काफ़ी पॉसिबिलिटी इसकी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ें करंट में होती हैं उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो अगर हम देखें कि इंडिया में प्रेजेंटली कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है कैंडिडेट्स को इलेक्ट करने के लिए, तो उस सिस्टम को बोलते हैं FPTP, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में क्या होता है कि जब भी कोई कैंडिडेट, अगर 4 कैंडिडेट्स हैं ABCD, इन चारों में से जिसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट जो होगा वो इलेक्ट हो जाएगा एज द रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो अभी हमारे पास, तो यहाँ अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं ABCD को, तो A को हम मान लेते हैं 40% वोट्स मिले, B को 25%, C को 15% और D को 20%। तो ये जो हुआ, अब A जो होगा हमारा, इसके पास ये जो होगा वो लीडर इलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसको अगर हम ऐड करें तो अभी भी ये जो है वो 60% टोटल आ रहा है, तब पर भी जो यहाँ पर लीडर होगा वो A को इलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ABCD में से सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिले हैं, तो A को। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अब इस शब्द को समझिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम फिर से उन 4 कैंडिडेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं ABCD, तो इन ABCD में से हमने देखा A को मिला 40% वोट्स, B को 25%, C को 15% और D को 20%। तो इस हिसाब से इनको जो है वो सीट्स अलॉट किए जाएंगे कि जिस प्रपोर्शन में इनको वोट्स मिले हैं। जैसे अगर 10 सीट्स हैं तो 10 में से 4 सीट्स जो होगा वो A को मिलेगा, और क्योंकि ये होल नंबर नहीं है तो उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। 2 सीट्स जो है वो D को मिलेगा। तो ताकि जिस भी कैंडिडेट का, यहाँ पे जिस भी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं सबको उनके हिसाब से सीट्स जो है वो अलॉट किए जाएं, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। कहाँ? तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, जहां पर भी ये सिस्टम फॉलो होता है। तो अब अगर इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हर किसी कम्युनिटी को यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलने 100% चांसेस होता है। एक भी कम्युनिटी ऐसी नहीं होगी जिसके पास की रिप्रेजेंटेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ABCD में आप देखें तो ABCD में से हो सकता है कि ये ABCD चारों अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करें। तो जब ये अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करेंगे, तो अगर हम FPTP को फॉलो करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी का हम देखते हैं कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं तो हर एक कम्युनिटी को जिस परसेंटेज में उनको वोट्स मिला है उस परसेंटेज में उनको रिप्रेजेंटेशन असेंबली में मिलेगा। इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक्चुअली, अगर डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग देखा जाए तो एक्चुअल में लोगों की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छे से कहाँ होगी, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो भाई फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम क्यों नहीं फॉलो करते हैं?
वो इसलिए क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। इसको समझना नॉर्मल इंसान के लिए जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, जो कि जनरल पॉपुलेशन, अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमारी जनरल पॉपुलेशन जो है वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि ये सारी चीजों को समझ सके, इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स को। वो भी जब हम बात करते हैं 1951 की, जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उसके बाद ये दोनों ऑप्शंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके पास एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों का ही ऑप्शन था। बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करती हैं। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो अभी अभी ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ था, उनके लिए इस सिस्टम को फॉलो करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोग जो थे, मैक्सिमम लोग वो इलिटरेट थे। तो इलिटरेट पॉपुलेशन के लिए इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को समझना बहुत मुश्किल था। और क्योंकि एफपीटीपी में क्या करना होता है कि सीधा जाके आप कैंडिडेट को वोट देते हैं, यहाँ आप पार्टी को वोट नहीं देते हैं। और वहीं अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो वहां पे जो वोट होता है वो पार्टी को दिया जाता है, ना कि कैंडिडेट को। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में हम इसी बारे में बात करते हैं कि क्या इंडिया में अब एफपीटीपी के जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप देखें तो अभी जो इलेक्शंस हुए तो एनडीए के पास 293 सीट्स हैं और जो हमारा इंडी अलायंस है उसके पास जो है वो रिमेनिंग हमारे सीट्स हैं। तो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इनके पास भी है, इंडी अलायंस के पास भी, यानी कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हमारा जो था वो अनरिप्रेजेंटेड रह जाता है एनडीए की गवर्नमेंट जब बनेगी तो वहीं यहाँ ऑथर जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि अब इंडिया में जो ऐसा नहीं है कि एक पार्टी को बहुत सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी मिल रही है कि थोड़े बहुत लोग जो हैं वो अनरिप्रेजेंटेड रह जा रहे हैं। एक करीब करीब आधा आधा का बैटल था, बहुत क्लोज बैटल था, जहां पे कि इंडी अलायंस जो है वो डिफीट हुई है एनडीए से। तो क्या इस क्लोज बैटल को देखते हुए हमें इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है या नहीं? तो वही पूरे डिटेल से इस आर्टिकल में आपको समझाया गया है। पेज नंबर 14 पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा और हो सकता है कि मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, क्या इंडिया में ये सिस्टम फीजिबल होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब है हमारा एडिटोरियल। तो पहला एडिटोरियल जो है वो है द बरेली केस एंड फ्लॉड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो अभी एक केस हुआ जिसमें कि एक लेडी ने एक फॉल्स रेप केस का एलिगेशन लगाया, जो जिसके बारे में जब पता चला तो उस लेडी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया, क्योंकि उसने जो चार्जेस लगाए थे वो फॉल्स थे, उसका कोई रियल बेसिस नहीं था। तो यहाँ पर जो ऑथर्स हैं वो यही कह रही हैं कि ठीक है, वो लेडी को हमने सजा दी, वो सही है, लेकिन स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन जब हुई, जिसके खिलाफ कंप्लेन हुआ, उसको अरेस्ट भी किया गया, तो क्या हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है, क्या कहीं ना कहीं वो एक फ्लॉड प्रोसीजर नहीं फॉलो करता है? क्योंकि कहीं अगर आपको इन्वेस्टिगेशन आप ढंग से नहीं कर रहे हैं तभी तो ऐसा हो रहा है कि जो इंसान गुनहगार नहीं भी है उसको भी सजा मिल जा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं कि जिसमें कि फॉल्स चार्जेस में कभी डाउरी का चार्जेस होता है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस का चार्जेस होता है, कभी SC/ST एक्ट के तहत जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो होता है, या यहाँ पर जो रेप केस की बात हो रही है वो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि फॉल्स चार्जेस लगाए जाते हैं
किसी भी रीजन की वजह से, कभी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से या पर्सनल कोई दुश्मनी हो गई उसकी वजह से। कई बार हम देखते हैं कि वर्क प्लेसेस पे अगर जो बॉस होता है वो फीमेल एम्प्लॉयज़ को अगर ढंग से ट्रीट नहीं करता है या उनको डांट वाट देता है तो फीमेल एम्प्लॉयज़ उन पे कुछ चार्जेस लगा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आज भी जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो फ्लॉड है और उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो वही ये आर्टिकल जो है हमारा सबसे पहले यही कहता है कि हमें ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है हमारा वो उसमें रिफॉर्म हम लाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ जो नाम दिया गया है लड़की का, पूजा नाम दिया गया है, बट ये चेंज्ड नेम है। क्यों? क्योंकि रियल नेम को रिवील नहीं करते हैं ऐसे सेंसिटिव केसेस में, इसलिए। तो अब यहाँ पर इस केस में ये दिखाता है कि बहुत सारे लैप्सेस थे, बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे जिनको कि इग्नोर किया गया इस केस के एविडेंशियल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उस टाइम पे। जैसे कि थरो एग्जामिनेशन नहीं किया गया एविडेंस का, फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं किया गया, एंड रिलायंस ऑन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स, कि कभी जो लेडी थी वो कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, फिर भी उनकी बातों को महत्व दिया गया और ना कि इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कंटिन्यू किया गया। ठीक है, तो आगे अब ऑथर क्या कहती हैं? तो ऑथर जो है हमारी वो कहती हैं कि फ्लॉज इन लीगल प्रोसीजर्स, कि लीगल प्रोसेस जो है हमारा वो बहुत सारे फ्लॉज हैं उसमें, जैसे कि मैजिस्ट्रेट्स डिसीजन टू कमिट द केस फॉर ट्रायल डिस्पाइट ग्लेयरिंग गैप्स इन द इन्वेस्टिगेशन, कि मैजिस्ट्रेट का डिसीजन होता है कि ट्रायल करवाना है केस का या नहीं करवाना है। तो ये मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है इन्वेस्टिगेशन के एविडेंस को देखने के बाद कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो था वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो फिर क्यों यहाँ पर एक ट्रायल जो था वो मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया। तो दिस रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ अडहेरेंस टू प्रॉपर लीगल प्रोटोकॉल्स एंड फेलियर टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल। एंड फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है हमारा वो हर किसी का बेसिक राइट है, कि किसी को भी अगर उस पर कोई भी चार्जेस लगाए जाते हैं तो वो इस बात का हकदार होता है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है वो उसको मिले। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दूसरा है अंडर ट्रायल डिटेंशन, कि जो लोग अब ट्रायल में हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है, उनको अंडर ट्रायल्स बोलते हैं, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, कोर्ट में केस चल रहा होता है। उनको लंबे समय तक प्रोलॉन्ग्ड और आर्बिट्ररी अंडर ट्रायल जो है वो इंडिया में देखने को मिलता है। आप जाकर किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रिजन को उठा लीजिए, मैक्सिमम जो लोग वहां पर होते हैं वो अंडर ट्रायल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, कोर्ट प्रोसीजर्स जो होता है वो 10 साल 15 साल तक चलता रहता है। तो इस वजह से उनको जो प्रॉपर लीगल रिकोर्स मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। उसके बाद बात होती है यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो बनाया गया था इन केसेस के लिए, खासकर रेप केसेस जैसे मामलों के लिए, कि इनको लंबे टाइम तक रोका ना जाए, जो विक्टिम है उनको भी जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं। जिस पर्पस के लिए उनको बनाया गया था शुरुआत में, वो पर्पस ही वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो डिस्पाइट देयर इंटेंडेड पर्पस दीज कोर्ट्स फ्रीक्वेंटली फेल टू डिलीवर टाइमली जस्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली इनका पर्पस यही था कि क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी भी जस्टिस को टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं इनका जो इंटेंडेड पर्पस था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अगला है सिस्टमिक इश्यूज, कि क्या क्या हमारे सिस्टम में इश्यूज हैं। तो द केस इज इंडिकेटिव ऑफ लार्जर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग पुलिस अपैथी, प्रोसीजरल लैप्सेस एंड द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स क्या क्या हमें लाने होंगे, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स क्या क्या लाने होंगे। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
को रिफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। तो क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे, इसमें आपको बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। पुलिस रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, लॉ कमिटी की रिकमेंडेशंस होगी, सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस होगी, और भी अलग अलग कमिटीज हैं जिन्होंने इस पर जो रिकमेंडेशंस हैं वो दिए हैं। तो थोड़ा इसको आप डिटेल से कवर करिएगा। तो अगर हम बात करें कि इससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन की, तो चलिए आपको एक मेंस का क्वेश्चन देती हूं मैं। तो मेंस का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, critically examine the issues present in India's criminal justice system and the need for reforms in the coming future to ensure adequate and efficient justice delivery. Critically examine the issues present in India's criminal justice system and the need for reforms in the coming future to ensure adequate and efficient justice delivery. 15 marks, 250 words. इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको इसका आंसर सबमिट करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा जहां पर आप इसका आंसर जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे अगले न्यूज पर। तो अगला न्यूज है हमारा इन्फ्लेशन एंड लॉन्ग टर्म मॉनेटरी ग्रोथ। तो अभी रिसेंटली आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो मीटिंग हुई थी वो हुई, जिसमें कि कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए गए। रेपो रेट को कुछ खास चेंज नहीं किया गया है यहाँ पर। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि आरबीआई ने जो डिसीजन लिया है इन्फ्लेशन के बारे में, उसका लॉन्ग टर्म मॉनेटरी ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और इसका सोल फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो RBI's monetary policy committee recently opted to maintain the benchmark repo rate at 6.50% due to the ongoing concerns about high inflation। कि रेपो रेट जो होता है वो क्या होता है? तो रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर कि आरबीआई जो है वो बैंक्स को लेंड करता है और बैंक्स जो है वो उस हिसाब से जो है वो लोन्स को देती हैं जनरल पब्लिक को। तो रेपो रेट जो है वो अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाई इंटरेस्ट पे जब लोन्स मिलेगा तो लोग लोन्स कम लेंगे, तो इस हिसाब से मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा और उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी हमने देखा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने डिसाइड किया कि हम रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे। तो दिस अंडरस्कोर्स सिग्निफिकेंट चैलेंज ऑफ इंश्योरिंग ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी amid rising costs for essential food items like tomato, onions and potatoes। एक बार और मैंने आर्टिकल में आपको डिस्कस किया था, एडिटोरियल जब हम डिस्कस कर रहे थे तब, कि टोमेटो, अनियंस और पोटैटोज जो टॉप क्रॉप्स हैं उनके वजह से इन्फ्लेशन पर काफी हद तक, खास करके फूड इन्फ्लेशन जो होता है वो काफी हद तक डिटरमाइन होता है टोमेटो, अनियन और पोटैटोज की प्राइस से। क्योंकि बाकी सब चीजें लोग कंज्यूम करना छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये इन तीन चीजों का कंजम्पशन जो है वो लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए ये तीन बहुत मेजर फैक्टर्स होती हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि इन्फ्लेशन कितना होगा, खास करके
फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात हो रही है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज लो वाटर रिजर्वॉयर लेवल्स, एक्सेप्शनली हॉट समर टेम्परेचर्स, राइजिंग इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस, volatile crude oil prices further complicate the inflation outlook. तो अब देखते हैं कि लो वाटर लेवल जब होगा मतलब इरिगेशन के लिए प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, हॉट समर टेम्परेचर्स, जो क्रॉप्स होते हैं वो इतने हाई टेम्परेचर्स में खराब हो जाते हैं, क्रॉप्स जब खराब हो जाएंगे तो उनकी सप्लाई जो है मार्केट में कम हो जाएगी, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी बट डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी, तो प्राइस जो है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देंगे जिससे कि जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सेकेंड है राइजिंग इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस, कि इंडस्ट्रियल मेटल, इंडस्ट्री में जो मेटल्स यूज होते हैं उनके प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उनके प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो ये इम्पैक्ट करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंपैक्ट होता है यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कॉस्ट बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। वॉलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस, किसी भी चीज के बारे में आप बात कर लीजिए, दुनिया की कोई भी चीज की इन्फ्लेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑयल का प्राइसेस का सबसे बड़ा रोल होता है उसमें। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब में ऑयल का यूज होता है और ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर एक इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब आपको सामान पहुंचाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की जरूरत पड़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का बैकबोन क्या है? क्रूड ऑयल। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा मतलब ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा मतलब जो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स पे करते हैं वो बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली वो लिया किससे जाएगा? तो कंज्यूमर्स से। यानी ये सारी चीजें हैं जो इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करती हैं। तो आरबीआई रिमेन्स फोकस्ड ऑन एन एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, recognizing that price stability is crucial for sustained long term economic growth, कि अगर प्राइस स्टेबिलिटी हम मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा वो इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जिनका की फोरकास्ट है दैट हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन is likely increased by 31 basis points to 5.14, driven by a 40 basis points increase in food price gains to 9.1%, कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है वो 31 बेसिस पॉइंट से बढ़ करके 5.14% पर सेटल हुआ है, जिसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो आ रहा है फूड इन्फ्लेशन की वजह से। तो अब हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो होता है उसका जो काम होता है वो होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब हुआ कि एक रेंज है 4 ± 2%, इसी रेंज में आपको इन्फ्लेशन को मेंटेन करके चलना है। यानी मैक्सिमम इन्फ्लेशन जो होगा वो हो सकता है 6% और मिनिमम जो होगा वो हो सकता है 2%। तो क्यों? अगर इन्फ्लेशन इतना खराब है तो फिर ये 2% की भी क्या जरूरत है? 0% होना चाहिए? नहीं, 0% अगर आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा मतलब आपके इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं हो रहा है, और डिमांड नहीं हो रहा है इसका मतलब जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो गई। इसीलिए अ लिटिल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, तो अब जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है इनका जो मेन टास्क है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, उसके लिए इन पर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। किन कारणों की वजह से? तो वाटर स्टोरेज लेवल कम है, समर टेम्परेचर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेटल का प्राइस बढ़ते जा रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते जा रहा है। इसी के साथ कुछ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और एक्सपेक्टेशन सर्वेज किए गए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैज मॉडरेटेड with an increased majority of respondents expecting price gains to accelerate over the next year, कि अगले कुछ सालों में जो प्राइस गेन्स हैं वो और स्पीड से बढ़ेंगे ऐसा कंज्यूमर्स को लगता है, ऐसा सर्वे से पता चला है। इसीलिए जब ऐसा लगता है ना कि जो प्राइस है वो और बढ़ने जा रहा है
तो लोग क्या करते हैं कि सामान को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अब सामान को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और मार्केट में सप्लाई जब लिमिटेड होती है तो सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है। अब सब लोग तो स्टॉक कर नहीं रहे हैं, तो डिमांड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिमांड जब बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली, और सप्लाई उतना नहीं रहता है, तो इन्फ्लेशन जो है वो फिर से बढ़ जाता है। तो ये जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए आरबीआई की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, ताकि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है वो हमारी बनी रहे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहां बात हो रही है सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स थ्रू लिटिगोशिएशन। तो यहां पर बात हो रही है इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स के बारे में, जहां हम मोस्टली फोकस यहां पर इंडिया और यूएस के जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उस पर है, कि कैसे डब्ल्यूटीओ में जा करके इंडिया और यूएस ने अपने कुछ ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिसेंटली रिजॉल्व किया है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस को बूस्ट करने में। So the recent resolution of a decade-long trade dispute between India and the US at the WTO over poultry products showcases the effectiveness of international litigation and negotiation. तो वो जो लिखा है लिटिगोसिएशन, वो लिटिगेशन प्लस नेगोशिएशन को मिक्स करके एक टर्म बनाया गया है, लिटिगोसिएशन। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट है ये 2012 में शुरू हुआ था। किस लिए? तो इंडियाज इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूएस ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट एवियन इन्फ्लुएंजा। तो अब आपका होमवर्क ये होगा कि एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है, किस वजह से होता है, किन किन ऑर्गेनिजम्स में स्प्रेड कर सकता है, कैसे स्प्रेड कर सकता है और कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, और प्लस पहला केस कब हुआ था एवियन इन्फ्लुएंजा का, ये सब आप जाकर के घर पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो द डिस्प्यूट मार्क्ड अ रेयर केस इन्वॉल्विंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, फोकसिंग ऑन इंडिया सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें जब इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो इतना एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो के लिए, बट अगर आप चाहते हैं कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बने तो कमेंट्स में बताइए। तो अब resolution through WTO litigation कि both the WTO panel and the appellate body ruled in favor of the US, finding India's measures inconsistent with WTO standards। यानी इंडिया ने जो चार्जेस लगाए थे यूएस पर, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर एवियन इन्फ्लुएंजा के कंसर्न की वजह से, वो था इंडिया के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स पर बेस्ड। हर एक कंट्री अपना अपना जो स्टैंडर्ड है वो सेट करती है, लेकिन जब WTO पैनल ने इस बारे में स्टडी किया, दोनों उसकी एपेलेट बॉडी ने भी और उसके पैनल ने भी, तो पता चला कि इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं थे WTO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो जो दोनों ही बॉडीज ने रूलिंग किसके फेवर में दी? तो यूएस के फेवर में। लेकिन फिर भी अभी तक 2012 से लेकर के हम 2024 में हैं, अभी तक ये जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व नहीं हो पाया था, और अब जाकर के दोनों ने मिलकर ये डिस्प्यूट सॉल्व किया है। तो इन मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर द यूएस एंड इंडिया रीच्ड अ सेटलमेंट विथड्रॉइंग देयर रेस्पेक्टिव पेंडिंग WTO केसेस। दोनों ने अपने केसेस को विड्रॉ कर लिया। दिस सेटलमेंट फॉलोड इंडियाज डिसीजन टू lift restrictions on poultry imports and the US dropping its retaliation claim। कि जो भी क्लेम यूएस ने किया था, जो भी रेस्ट्रिक्शंस इंडिया ने लगाए थे, उन सबको इंडिया ने लिफ्ट कर दिया और यूएस ने भी अपना जो क्लेम था उसको हटा दिया। तो ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो कंट्रीज के साथ मिल करके अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना चाहता है, और दूसरी कंट्रीज के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे WTO की जो पैनल है और WTO का जो एपेलेट बॉडी है जो कि 2019 में डिफंक्ट हो गया, वो उनका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है इस मामले में। तो कहीं ना कहीं WTO के फ्रेमवर्क में कैसे आप
लिटिगेशन और नेगोशिएशन को यूज करके अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसी का एक एग्जाम्पल है। और ये दिखाता है कि इन द नियर फ्यूचर जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उनको भी हम अगर ऐसे ही चाहें तो रिजॉल्व कर सकते हैं। द सेटलमेंट इज सीन एज अ ब्रेक थ्रू demonstrating the efficacy of WTO litigation and negotiation process. It underscores the importance of adhering to international trade rules and the value of diplomatic engagement in resolving trade conflicts. ठीक है कि diplomatic engagements का क्या, अब कुछ तो रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि दोनों को आकर भगवान ने बोला कि चलो तुम अपना केस वापस ले लो, तुम भी अपना क्लेम वापस ले लो, और दोनों को ऐसा आकाशवाणी हुई और उनको पता चला। नहीं, इसके पीछे पूरा डिप्लोमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। जो इतने सारे हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग हो सकता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे, तो ये सारा काम जब आप करेंगे, मान लीजिए आप यूएस ऑफिस में पोस्टेड होंगे, यूएस के लिए काम करेंगे, तो इस तरीके की चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे, तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा यहाँ कि the resolution shows that even long-standing disputes can be resolved through WTO's structured mechanisms and emphasizes the role of diplomacy and bilateral negotiations in achieving trade dispute settlements even amid pressures and international legal obligations. और ये एक एग्जाम्पल सेट करता है इंडिया के लिए भी, यूएस के लिए भी और बाकी कंट्रीज के लिए भी कि जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है नोटा के बारे में कि क्या नोटा आज भी रेलेवेंट है या नहीं, इस बारे में। तो यहाँ पर अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, एडिटोरियल का लास्ट वाला जो सेक्शन होता है वहां पर आपको ये मिलेगा। तो ये कुछ चार्ट्स दिए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि 2014 जब नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद 2019 और 2024 तीन इलेक्शंस जो हुए हमारे लोकसभा इलेक्शंस, उसमें कैसे जो नोटा का परसेंटेज है, नोटा यानी नन ऑफ द अबव, कि हम किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि कोई भी हमें लायक नहीं लगता है हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो 2024 के इलेक्शंस में कैसे 2019 के कंपैरिजन में नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर नोटा जो है वो कम हो गया है, इसी बारे में बात हो रही है कि क्या, क्योंकि नोटा का जो परसेंटेज है वो घटता जा रहा है, तो क्या नोटा आज भी रेलेवेंट है या नहीं, इस बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है। तो कुछ चार्ट्स दिए गए हैं, अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है कि 2014 में कहाँ, 2019 में कहाँ, 2024 में कहाँ सबसे ज़्यादा नोटा वोट्स जो हैं वो दिए गए थे। तो यहाँ जो मेजर बात हो रही है वो हो रही है बिहार और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं उन एरियाज के बारे में। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं नक्सलिज्म के बारे में। तो जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है हमारा, या जो ट्राइबल बेल्ट है झारखंड का, ये सारी एरियाज जो हैं वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं। कुछ टाइम पहले तक बिहार भी अफेक्टेड था, बट अब धीरे धीरे करके जो है वो कम होता जा रहा है। तो इन एरियाज में ऐसा क्यों है कि जो नोटा का परसेंटेज है वो आज भी बरकरार है और बाकी सब एरियाज में जो है वो कम हो गया है। तो द नेशनल डिक्लाइन इन नोटा शेयर्स suggests a possible decrease in voter dissatisfaction or a higher level of engagement with the available candidates, कि कहीं ना कहीं अगर लोग, कम से कम लोग नोटा को वोट, नोटा बटन प्रेस कर रहे हैं, मतलब उनका डिससेटिस्फैक्शन जो है कैंडिडेट से वो कम हो गया है, और दूसरा कैंडिडेट का जो एंगेजमेंट है लोगों से वो बढ़ गया है, कि दो चीज़ों को ये दिखाता है। लेकिन यहाँ 2024 में एक यूनिक केस हुआ इंदौर में, जहाँ पे नोटा बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया। इनफैक्ट जो विनर कैंडिडेट था उससे भी ज़्यादा नोटा को यहाँ पे प्रेस किया गया। क्यों? क्योंकि लास्ट मिनट पे जो कांग्रेस के एमपी थे, कांग्रेस की तरफ से जो लड़ रहे थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया और वो बीजेपी की तरफ से उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया था। तो ये सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यहाँ पे नोटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा हमें देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इसके बाद लोगों से अर्ज किया था कि अगर आप हमारे कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे
तो उसको दिखाने के लिए एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट आप नोटा को प्रेस कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक केस हुआ। लेकिन अब बात करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज की। यहाँ पर जो नोटा का शेयर है वो काफी हाई रहा है इन कुछ सालों में, तो जो कि प्रेजेंट पॉलिटिकल और सोशल डिसएंचैंटमेंट है उसको दिखाता है कि कैसे जो प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उससे ये लोग आज भी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं इन पिछले 10 सालों में और पहले भी। ये इस चीज को दर्शाता है कि अभी भी हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में बहुत सारा काम करना जो है वो बाकी है। तो वोटर्स इन दीज एरियाज माइट यूज नोटा to signal their disapproval for all contesting candidates, possibly due to unmet expectations and systemic issues। कि नोटा हम क्यों ही प्रेस करेंगे? अगर कोई भी इंसान, आप, मैं, कोई भी अगर नोटा प्रेस करता है तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज को दिखाता है कि हम किसी भी कैंडिडेट से सेटिस्फाइड नहीं है, सारे के सारे एक ही खेत की मूली है और जो भी कोई भी जो है वो हमारा जो कंसर्न्स है उसको मीट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा बात होता है यहाँ बिहार का। तो बिहार सिग्निफिकेंट नोटा शेयर्स स्पेशली इन गोपालगंज इंडिकेट रीजनल डिसकंटेंट एंड दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड LWE इन्फ्लुएंसेस। तो ये दिखाता है कि सिर्फ LWE एरियाज में ही नहीं बल्कि और भी एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि जो लोग हैं वो अपने लीडर्स से सेटिस्फाइड नहीं है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि डीपर लोकल इश्यूज को दिखाता है दैट लीड वोटर्स टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स। और बिहार में क्या लोकल इश्यूज हैं? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, खास करके कुछ एरियाज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें दिखाती है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोकल इश्यूज हैं जिनको कि एड्रेस नहीं किया गया है। यहाँ एक जगह है दाहोद, उसके बारे में बात हो रही है कि दाहोद कंसिस्टेंट हाई नोटा शेयर इंडिकेट अ यूनिक लोकल डिसकंटेंट डिस्पाइट नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय LWE। द वोटर्स रिपीटेड चॉइस ऑफ नोटा सजेस्ट डिससैटिस्फैक्शन विद पॉलिटिकल चॉइसेस अवेलेबल ओवर मल्टीपल इलेक्शन साइकिल्स। कि 2019 में भी, 2014 में भी और 2024 में भी अगर देखिए, यहाँ पर भी दाहोद का आपको नाम दिखेगा, यहां पर भी दाहोद का नाम है और यहां पर भी दाहोद का नाम है। मतलब कंसिस्टेंटली इतने सालों से वो लोग नोटा नोटा प्रेस करते आ रहे हैं, फिर भी जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी तक इम्प्रूव नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत यूनिक चीजों को दिखाती हैं जिसका कि इम्प्लीकेशन बहुत होता है हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस पर। तो क्या इम्प्लीकेशंस हो जाएंगे? सबसे पहला, वोटर डिससैटिस्फैक्शन एंड डिसएंगेजमेंट, कि जो अगर नोटा प्रेस कर रहे हैं वोटर्स, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है और लीडर्स के साथ खुद को एंगेज्ड महसूस नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए कि कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने अभी करी थी भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कि वो बहुत सारे लोगों से लोकल लेवल पे जाकर मिलते हैं। तो लीडर्स को ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ती है? वो इसलिए ये सब करते हैं ताकि लोगों से उनका जो कनेक्ट है वो एस्टैब्लिश कर सके, ताकि जब वोट देने जाएं तो ईवीएम पे जब उनका नाम दिखे, उनका चेहरा दिखे, सिंबल दिखे, तो कम से कम पता रहे कि अच्छा ये लीडर जो है वो आया था, इसने ये बातें करी थी। क्योंकि हर कोई न्यूज़पेपर, टीवी, ये सारी चीजें नहीं देखता है, ठीक है। दूसरा है डिमांड फॉर बेटर कैंडिडेट्स एंड गवर्नेंस, कि हम किसी भी कैंडिडेट से सेटिस्फाइड नहीं है, उनका जो काम है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब हमें बेटर कैंडिडेट्स चाहिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, कि अगर किसी जगह में नोटा का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये असेस करने की जरूरत है कि क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रही हैं और उनके कैंडिडेट्स के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। और अगर कंटिन्यूअसली ये चीज हो रही है साल दर साल, तो कुछ तो मेजर इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात होती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, कि अभी अगर आपके पास, देखिए अगर 100 वोट्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो कैंडिडेट्स मान लेते हैं, ए और बी।
यहाँ मान लेते हैं कि 51% वोट्स जो हैं वो चला गया नोटा को, 30% मिला ए को, और बाकी का जो 19% है वो मिला बी को। तो कायदे से ना तो ए मेजॉरिटी में है ना ही बी मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी जो वोट्स हैं वो है नोटा के पास। लेकिन अभी भी जिनको इलेक्ट किया जाएगा वो होगा ए, क्योंकि ए और बी में से ए के पास ज्यादा वोट्स हैं। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भी है इलेक्शन कमीशन को कि अगर नोटा जो है वो कैंडिडेट्स के वोट से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, री इलेक्शन कराने की जरूरत है, नए कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्या चीजें जो है वो क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं देखने के लिए, ये हम इसको इम्प्रूव करने के लिए ये हमें देखना होगा। ठीक है। दूसरा है इफेक्ट ऑन इलेक्शन आउटकम्स। तो इन closely contested elections, nota votes can potentially influence the outcome by reducing the winning margin or leading to a revaluation of candidates by political parties, जो मैंने अभी explain किया। High nota shares in specific constituencies could also prompt parties to devise targeted strategies। अब बिहार में अगर हम मान लेते हैं कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में या दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो नोटा का शेयर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उस जगह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस हिसाब से स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाए। और ये जो है ये हमारे डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का, नोटा जो है वो हमारे डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में कि कैसे वो हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, तो उसमें नोटा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर जो वोटर सारे कैंडिडेट से डिससेटिस्फाइड होता था तो वो अपना व्यूज जो है वो कभी किसी को दिखा नहीं सकता था, कभी किसी के पास व्यक्त नहीं कर सकता था। अगर उसको वोट नहीं देना है तो उसके लिए उसको प्रॉपर जो है वो अंडरटेकिंग लेना पड़ता था, जाके मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ता था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, जिससे कि पता चल जाता था कि कौन वोट नहीं देना चाहता है। और जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इलेक्टोरल प्रोसेस की वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसीलिए नोटा जो है वो हमारे डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नीड फॉर सिविक एजुकेशन, कि लोगों को बताना पड़ेगा कि नोटा जो होता है वो क्यों प्रेस किया जाता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो नोटा के हिसाब से हेल्पफुल हो जाती हैं कि नोटा जो है उसका क्या रोल होता है हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उसको कैसे हम एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो सिवाय इस चीज को दर्शाने के कि लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड है, नोटा और कुछ नहीं कर रहा है। ज्यादा नोटा कास्ट होने से उसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में देखने को मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।